महाराष्ट्र की फाइट इतनी टफ है कि अगर बागी उम्मीदवार मैदान से नहीं हटे तो इसका काफी इंपैक्ट होने वाला है। टिकट बंटवारे में दोनों ही गठबंधन की तरफ से जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र जीतने के लिए जातियों को जीतना सबसे जरूरी है। पिछले चुनाव का जाति गणित क्या पैटर्न बता रहा है? महाराष्ट्र के किस रीजन में कौन मजबूत है और कौन कमजोर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात, 4 जून के बाद महाराष्ट्र की सियासी मिजाज कितना बदला है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में सीटें बंट गई हैं। जाति के हिसाब से फील्डिंग सेट हो गई है। क्या बटोगे तो कटोगे फॉर्मूला भी लागू हो गया है। अजीत ने नवाब को उतार दिया। आभाड़ से मुसलमान नाराज हो गए। क्या भाईजान का वोट भी बट गया? बारामती, माहिम और वर्ली, क्या फंस गई है महाराष्ट्र की सियासी फैमिली? महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति, 228 सीट, 23 नवंबर को किसकी हार किसकी जीत? तेईस नवंबर को महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से चल रही असली और नकली की जंग का भी परिणाम आ जाएगा। शिवसेना में असली कौन है, एनसीपी में नकली कौन है, यह भी पता चल जाएगा। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए पिछली बार मुकाबला 2 वर्सेस 2 था, लेकिन इस बार फाइट 3 वर्सेस 3 है। मुकाबला कड़ा, बुरी तरह फंसा है। इसलिए इस बार टिकट बंटवारे को लेकर महीनों तक मंथन हुआ। मुंबई से दिल्ली तक दर्जनों मीटिंग हुई, लेकिन सीटों पर फाइनल मोहर नॉमिनेशन के आखिरी दिन लगी। हालांकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। विधानसभा के रण की फाइनल पिक्चर 4 नवंबर को क्लियर होगी, जब नाम वापसी की डेट खत्म होगी। महायुति की बात करें तो बीजेपी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने अपने कोटे की 4 सीटें सहयोगियों को दे दी हैं। शिवसेना 82 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इनमें भी 2 सीट छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। अजीत पवार की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां गठबंधन में शामिल पार्टियां फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक दूसरे के सामने हैं, जबकि इस फाइट का असल मकसद नए इक्वेशन तैयार करना है। सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर जो हालत महायुति की थी, वैसी ही हालत महाविकास अघाड़ी की रही। सीएम फेस से लेकर शुरू हुआ बवाल सीट शेयरिंग के आखिरी दिन तक चलता रहा। कांग्रेस पार्टी के 103 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से 79 प्रत्याशी चुनावी संग्राम में उतरे हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं 6 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई हैं। नॉमिनेशन का नंबर बता रहा है कि दोनों ही गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। दोनों ही तरफ से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना है। महायुति के मुकाबले एमवीए में सियासी संघर्ष कहीं अधिक है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा नहीं, और पूरे महायुति में भी प्रॉब्लम है। सब तरफ थोड़ा सा लोगों की अपेक्षा होती है कि टिकट मिलना चाहिए, तो नाराजगी वो दिखाते हैं। लेकिन हमें 2 दिन है, हमारे 4 तारीख तक हमारे पास टाइम है। हम उन सबके साथ बात करके सब ठीक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ चीज़ें मैत्रीपूर्वक करने की जरूरत है। ऐसी सीटें ज़्यादा नहीं है, 2-4-5 सीटें दिखती है जहाँ से हम बात करेंगे। हो सकता तो वहाँ भी हम निर्णय करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत अगर कोई विकल्प नहीं तो 2-4 जगह ऐसा हो सकता है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास अघाड़ी में शामिल दल एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि महायुति में 3 जगहों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बढ़ गई है। बोरीवली से बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी निर्दलीय ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में उतर गए हैं। मैंने टिकट मांगा नहीं था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम प्रपोज किया था। जनता के पास से जब पार्टी ने सर्वे किया तो उस जनता के सर्वे में भी नाम आया था, और वर्तमान विधायक को काटकर गोपाल शेट्टी को टिकट देना चाहिए, इस प्रकार की
चर्चा न्यूज़ के माध्यम से चली। मैं ये नहीं कर रहा कि पार्टी ने वो किया करके, लेकिन न्यूज़ के लोगों ने चलाया। और मेरा मुद्दा तो इतना ही था कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं में से किसी को मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये निर्णय मुझे करना पड़ा है। इसी को लेकर विरोध है। मैं इस बात से पूरी तरह से भी सहमत नहीं हूँ कि बाहर का कोई आना ही नहीं चाहिए। कोई मतदार संघ में सक्षम उम्मीदवार नहीं होता तो बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ता है। मैं बहुत सक्षम उम्मीदवार था, ये तो सिद्ध हुआ है वोट के माध्यम से 7 बार। उसके बावजूद भी जब देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि पीयूष गोयल जी ने यहाँ से लड़ना चाहिए, तो उसको पार्टी के सभी लोगों ने, मेरे साथ सभी लोगों ने स्वीकारा, क्योंकि पीयूष गोयल जी एक सक्षम उम्मीदवार है। मैं करता हूँ, उससे भी ज़्यादा वो कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो मेरे से ज़्यादा कोई कर नहीं पाएगा। ये तो बात मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ। लेकिन पीयूष गोयल जी का जो सोर्स है, वो सोर्स का उपयोग बोरेवली, देखो खाली मेहनत करने वाला ही लगता है ऐसा नहीं ना, अदर सोर्सेज भी लगते हैं। तो अदर सोर्सेज जो है वो पीयूष गोयल मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जुटा सकते हैं उत्तर मुंबई के लिए, इसलिए उसको हमने स्वीकारा। इसलिए बाहर का कोई उम्मीदवार आना ही नहीं चाहिए। विधानसभा में क्या ऐसा दिक्कत? मेरा बिल्कुल मत। लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने में महाराष्ट्र का सियासी मिजाज कितना बदला है, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के फिगर बताते हैं कि विधानसभा में कांटे की टक्कर होने जा रही है। वोट शेयर में 1 से 2% का भी अंतर हुआ तो सीटों की टैली बिल्कुल बदल जाएगी। रिजल्ट में डिफरेंस 13 सीटों का हो गया। एमवीए ने 43.71% वोट हासिल कर 30 सीटें जीत ली। पीछे रहने वाली महायुति का स्कोर 17 पर ही अटक गया। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन में शामिल 4 पार्टियां पहली बार एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13, शिवसेना यूबीटी ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। वहीं महायुति में बीजेपी ने 9 सीटें, शिवसेना शिंदे ने 7 और एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की। फाइट इतनी टफ थी कि लगभग बराबरी के वोट पाने के बावजूद दोनों अलायंस में 13 सीटों का अंतर आ गया। 15 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5% या उससे भी कम था। कड़ी टक्कर वाली सीटों में एमवीए ने 9 और महायुति ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा सीटों में बढ़त के लिहाज से देखें तो एमवीए 153 सीटों पर आगे थी, जिसमें कांग्रेस 63, शिवसेना यूबीटी 57 और एनसीपी एसपी ने 33 सीटों पर लीड ली। जबकि महायुति 126 सीटों पर ही बढ़त बना पाई, जिसमें बीजेपी 79, शिंदे शिवसेना 40, एनसीपी एपी 6 और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 पर ही बढ़त मिली। पिछले 3 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार मानते हुए पार्टियों की सियासी ताकत की बात करें तो बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा की 14 सीटों पर बेहद मजबूत है, जहां उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। 13 सीट ऐसी हैं जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है। 62 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला लगभग बराबरी का है, लेकिन बीजेपी को विरोधियों के मुकाबले थोड़ी बढ़त हासिल है। 61 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहां से पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र की 114 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव में बेहद कमजोर रहा है। शिंदे की लीडरशिप में उद्धव से अलग होकर बनी शिवसेना पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जिन सीटों पर फिलहाल उसके विधायक हैं, उसके आधार पर शिवसेना 5 पर बहुत मजबूत, 12 मजबूत, 39 सीटें टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे ही पुराने रिकॉर्ड के बेस पर अजीत पवार की एनसीपी की सियासी ताकत की बात करें तो एनसीपी के पास एक बहुत मजबूत सीट, 15 मजबूत, 28 टक्कर वाली और 58 मुश्किल सीटें हैं। अब बात महाविकास अघाड़ी की करें तो कांग्रेस 7 सीटों पर बेहद मजबूत है। 26 सीटों पर उसकी सियासी ताकत दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा है। 32 सीटों पर टक्कर है। 61 ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना मुश्किल है, जबकि 162 सीटों पर कांग्रेस बेहद कमजोर है। एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा है। 2024 के फॉर्मूले पर इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देखें तो उद्धव गुट की शिवसेना लोकसभा के हिसाब से जितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से 57 सीटों पर स्ट्रांग रही।
ऐसे ही शरद पवार की एनसीपी 33 सीटों पर विरोधियों के मुकाबले आगे है। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव हर मायने में पिछली बार से अलग है। नई पार्टियों की परीक्षा होने वाली है, तो इस बार सियासी घरानों की नई पीढ़ी को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। सभी पार्टियों ने परिवार को महत्व दिया है। हर सिंबल पर आपको परिवारवाद नजर आएगा। इस चुनाव की सबसे हॉट सीट वर्ली है, लेकिन पिछली बार वर्ली से चुनाव जीते आदित्य ठाकरे के लिए पॉलिटिकल पिच बदल गई है। 2019 में आदित्य जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब वो साथ में हैं, और जिसके समर्थन में चुनाव जीते थे, वो खिलाफ में हैं। पिछली बार आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने वाली एमएनएस ने अपने कद्दावर नेता संदीप देशपांडे को टिकट दिया है, जबकि शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उतारा है। 2019 में आदित्य ठाकरे ने अविभाजित शिवसेना प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्हें 89,248 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेश माने रहे, जिन्हें 21,821 वोट मिले थे। आदित्य ठाकरे ने करीब 67,000 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। साल 2019 की तुलना में अब महाराष्ट्र की सियासत में काफी बदलाव आया है। वर्ली सीट से शिवसेना ने जिस मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया था, यह सीट देवड़ा परिवार की मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्ली जो कंस्टिट्यूंसी है, पूरी मुंबई में एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कंस्टिट्यूंसी है, और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं उम्मीदवार है इस क्षेत्र के। उनका उद्देश्य है कि सबसे जो आम लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनके समस्याओं को उनको दूर करना है। तबियत व्यवस्थित उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं को उनको दूर करना है, और खास करके जो लोगों को दुर्लक्ष्य किया गया, उपेक्षित किया गया इतने सालों से, उनको घर देने का काम जो उन्होंने घाटकोपर के रमाबाई नगर से शुरू किया, वर्ली के बीडीडी चौल से शुरू किया, वही काम को आगे ले जाना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे को मैं बचपन से जानता हूं। ये कोई व्यक्तिगत बैटल नहीं है, ये राजकीय बैटल अवश्य है, लेकिन हम किसी को हराने के लिए नहीं आए। हम मुंबईकरों को, वर्लीकरों को जिताने के लिए यहाँ आए। उनकी आवाज क्या है, उनकी समस्या क्या है, समस्या समझने के लिए और डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्या शिंदे साहब पर तक ले जाने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। माहिम की सीट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। 2019 में यहां सदा सरवणकर शिवसेना बीजेपी गठबंधन के टिकट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी ने यहां पर अमित ठाकरे के समर्थन का ऐलान किया है। इसके बावजूद यहां से अमित की राह आसान नहीं है, क्योंकि सदा सरवणकर शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने माहिम से महेश सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। आदित्य ठाकरे के कजन वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी से जुड़े वरुण काफी समय से आदित्य ठाकरे के साथ हर कार्यक्रम में नजर आते थे। इस बार उनको इसका इनाम मिला है। बांद्रा ईस्ट में उनकी सीधी टक्कर एनसीपी के जिशान सिद्दीकी से होने वाली है, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। वरुण अपना चुनाव लड़ेगा, वो अपना जोर लगाएगा। मेरे साथ जनता है, तो जनता ही डिसाइड करती है कौन जीतता है, और जनता मेरे साथ है तो भारी मतों से हम जीतेंगे। जनता ने मेरे काम को देखा है जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और जनता ने मेरे परिवार का बलिदान देखा है, तो उससे आगे मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं उनके बीच जाऊंगा, मेरा काम दिखाऊंगा, और मेरा बलिदान वो देख रहे हैं, और वो मुझे मेरे साथ है, और मुझे कोई दो राय नहीं है कि मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री से जीतूंगा। महाराष्ट्र की एक और सीट है जिस पर रिजल्ट का इंतजार पूरे महाराष्ट्र को है। बारामती में चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं युगेंद्र पवार, उनके छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे, जो अपने ही चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बारामती लोकसभा सीट पर अजीत पवार की तरफ से पत्नी सुनेत्रा पवार को
सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाने के बदले जैसा ही है। That is his view. It could be his personal view, but that does not mean that that's the general view of Baramathikar's at large. No, I'm confident of winning because each time he won, it was because Pawar Sahab was backing him. And today Pawar Sahab is backing me, as you saw today. And Baramathikar's each time have always backed Pawar. हमने राष्ट्रवादी पार्टी जो अजित दादा जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घड़ी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ घड़ी और घड़ी के साथ हमारे साथ जो है वो उधर के लोगों जनता का विश्वास, तो हम दादा के साथ है और हमारे साथ जनता है। काम के आधार पे हम वोट मांगते हैं, काम के आधार पे हमें पूरा विश्वास है हमें वोट मिलेगा। और दूसरा, एक मुसलमान मतदार की भी क्या इच्छा होती है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, वो चाहता है कि हमारी भी फैसिलिटीज़ जैसे बाकी सबको है, मतलब पूरे हमारे कम्युनिटी का एक डेवलपमेंट हो, हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो। तो ये सभी चीज़ मुस्लिम मतदार पे एक नॉर्मल मतदार के जैसे ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति में रीजन और कास्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मराठा आंदोलन और धनगरों को अनुसूचित जाति लिस्ट में शामिल करने की मांग ने बड़े प्लेयर्स के जाति गणित को बिगाड़ दिया है। दोनों गठबंधन एक दूसरे को मात देने के लिए कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुस्लिम वोट भी इसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इसका सैंपल मानखुर्द शिवाजी नगर में देखने को मिला, जहां बीजेपी के विरोध के बावजूद एनसीपी ने नवाब मलिक को पार्टी का सिंबल पकड़ा दिया। कि हमारी विधानसभा में जहां से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है शिवाजी नगर मानखुर से, वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अपेक्षित है कि इस तरह की चीज़ें होंगी और जो भी चीज़ें हैं दोनों विधानसभाओं में हम भारी मतों से जीतेंगे। सना अनुशक्ति नगर से लड़ रही है, वहाँ पे किए हुए हमारे काम, लोगों से हमारा जुड़ाव और शिवाजी नगर मानखुर में जिस तरह से जनता ने मुझसे आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूं और उनके आग्रह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मानखुर्द शिवाजी नगर में नवाब मलिक का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से है। ये उन दो सीटों में से एक है जहां 2019 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। अबू आजमी यहां से 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार नवाब मलिक के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुस्लिम वोटों में बिखराव का खतरा बढ़ गया है। बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया था, लेकिन अबू आजमी नवाब मलिक के मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने को स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। मुद्दा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का मुद्दा है यहाँ पर। अगर हमारी सरकार आ जाए तो जिस तरह श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी, एक दिन पूरा 24 घंटा लूम चलेगा, 65 रुपया। किसान की जो हालत है वही हालत बुनकर की है। क्या ये चाहते हैं किसान भी आत्महत्या शुरू कर दे, देश में बर्बादी शुरू हो जाए? किसान कपड़ा बुनकर कपड़ा बनाता है, लोगों को बंधन धपता है। किसानों की मजदूरों की हालत देखिए आप, उनके पास रहने की जगह नहीं है, टीबी के मरीज हो जाते हैं। अब कोई भी, क्योंकि लगता है कि ये बुनकर भी मुसलमान हो गया है, ये बिजनेस जो है प्रॉब्लम का, इसको मुसलमान बना दिया गया है। ये सब मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। करप्शन है, मुसलमानों का रिजर्वेशन है, जो डीपी में जगह रिजर्व है उनको बनवाना है, इन सब मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे जुड़ेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले यहाँ की दोनों सीटें चुन के लाना है। और यहाँ पे जो गुंडागर्दी होती है कि 5 नगर सेवक चुन कर आए और 47 से लेकर के मेयर बन गए, वो पद्धति यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है। महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो जातियों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। यहाँ के कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 38% ओबीसी हैं। इनका विदर्भ, वेस्ट और नॉर्थ महाराष्ट्र में तगड़ा असर है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 100 विधानसभा सीटें हैं जहां ये निर्णायक भूमिका में हैं। ओबीसी में धनगरों की आबादी 9 से 12% के करीब है, जो विदर्भ का सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं माली समुदाय की आबादी 7 से 8% है। ये पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में काफी इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि वंजारी समाज 2 से 3% है। ये पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
महाराष्ट्र में ओबीसी के साथ सबसे बड़ी आबादी मराठाओं की है। इनकी कुल आबादी 28 से 33% के बीच है। विदर्भ की 60 और मराठवाड़ा की 48 सीटों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इनका अच्छा खासा असर है। मराठा समाज की सियासी ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के पिछले 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय से हैं। पिछले चुनाव का डेटा देखें तो विधानसभा में औसतन 40% विधायक मराठा समाज से ही चुने जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दलित फैक्टर का भी अहम रोल रहता है। दलित जिसकी तरफ जाते हैं उनकी सरकार बनने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में 10.5% दलित हैं। विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलित आबादी रहती है। दलितों में बौद्धों की संख्या 13% है और कुल बौद्धों का 46% विदर्भ में ही रहता है। महाराष्ट्र में आदिवासी समाज का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। एसटी आबादी राज्य में 9.3% है और विधानसभा में इसके लिए 25 सीटें रिजर्व हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 7, ठाणे कोंकण में 6 और वेस्ट महाराष्ट्र रीजन में 1 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट हासिल करने की भी सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र का मुसलमान कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी की तरफ वोट करता आया है, यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ ही अधिकतर मुस्लिम वोट जाते हैं। लेकिन इस बार अजीत पवार की एनसीपी भी मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में 11.54% मुसलमान हैं। राज्य के उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में इनकी अच्छी खासी सियासी ताकत है। मुंबई की भी कुछ सीटों पर इनका असर रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जातियों का समर्थन देखें तो अपर कास्ट के मतदाताओं ने महायुति का समर्थन किया तो 38% एमवीए के साथ गए। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जोरों पर था। सरकार मराठाओं के निशाने पर थी, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो महायुति को 46% मराठाओं ने सपोर्ट किया, जो महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा था। महाराष्ट्र में ओबीसी वोटर परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 50% ओबीसी मतदाताओं ने महायुति का समर्थन किया, जबकि 39% एमवीए के साथ गए। लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी ने पूरे देश में आरक्षण, संविधान को लेकर नैरेटिव बनाया। इसका असर महाराष्ट्र में भी हुआ और सिर्फ 35% दलितों ने महायुति को सपोर्ट किया, जबकि 50% के करीब एमवीए के साथ गए। ऐसा ही 35% आदिवासी वोटर्स ने महायुति और 55% ने एमवीए का साथ दिया। मुस्लिम वोट का पैटर्न पिछले कुछ चुनाव जैसा ही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में 72% मुसलमान महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े दिखे तो सिर्फ 12% ने ही महायुति का समर्थन किया। लोकसभा चुनाव में जातियों को देखें तो महाराष्ट्र की 3 प्रमुख जातियों में महायुति का सपोर्ट बेस एमवीए के मुकाबले कहीं अधिक था।